हेलो फ्रेंड्स। आज अपन ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो सीए फाइनल के इकोनॉमिक लॉ का एक पार्ट है। फेमा का एक पार्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो अभी अभी लेटेस्ट इंस्टीट्यूट ने इसको ऐड किया अपने सिलेबस में, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब अपन सभी जानते हैं कि अगर फॉरेन एंटिटी अगर इंडियन कंपनियों में इन्वेस्ट कर रही है, उनके इक्विटी में या कंपलसरी कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट में, तो उसे अपन एफडीआई बोलते हैं। जस्ट इसका रिवर्स है ओडीआई। मतलब अगर एक इंडियन कंपनी अगर फॉरेन में इन्वेस्ट कर रही है, फॉरेन एंटिटी में, तो उसे अपन बोलते हैं ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसके लिए आरबीआई ने अलग से इसके फ्रेमवर्क इशू किए हैं, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। तो ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जैसे कि एफडीआई में, ईसीबी में दो रूट होते हैं, अप्रूवल रूट, ऑटोमेटिक रूट। यहां पर भी सेम है, दो रूट दिए गए हैं, ऑटोमेटिक रूट एंड अप्रूवल रूट। इन दो रूट के थ्रू अपन फॉरेन कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो an Indian company has been permitted to Indian parties has permitted to make investment or undertake financial commitment in overseas joint venture, फॉरेन की जॉइंट वेंचर कंपनी और वोली ओन सब्सिडरी, 100% सब्सिडरी, एज पर द सीलिंग प्रिस्क्राइब बाय द आरबीआई, एज पर द सीलिंग प्रिस्क्राइब बाय द आरबीआई। तो एक इंडियन पार्टी, अब इंडियन पार्टी की मीनिंग क्या है? इंडियन पार्टी का मतलब है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, ए बॉडी क्रिएटेड अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ए पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड अंडर आईपी एक्ट, एक एलएलपी अंडर ए एलएलपी एक्ट, मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन जेवी और वोली ऑन सब्सिडरी अब्रोड। तो ये इंडियन पार्टी इन्वेस्ट कर रही है किसमें? 100% सब्सिडरी अब्रोड या जॉइंट वेंचर अब्रोड, एंड इंक्लूड एनी अदर एंटिटी एज में बी नोटिफाई बाय द आरबीआई। वेन मोर देन वन सच कंपनी ज्वाइंटली मिलकर इन्वेस्ट कर रहे हैं इन द फॉरेन एंटिटी में, ऑल सच कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट सेल टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट एन इंडियन पार्टीज। तो अगर एक से अधिक कंपनी मिलकर अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसे अपन क्या बोलेंगे? इंडियन पार्टीज। देखिए, इसमें तीन रूट दिए गए हैं, ऑटोमेटिक रूट, अप्रूवल रूट इन्वेस्टमेंट करने का फॉरेन 100% सब्सिडरी में या फिर जॉइंट वेंचर अब्रोड में, और प्रोहिबिटेड कुछ एक्टिविटी ऐसी दी गई है जिसमें कि इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता, प्रोहिबिटेड है। ऑटोमेटिक रूट मतलब आरबीआई ने कुछ लिमिट प्रेस्क्राइब की है। फॉर एग्जांपल, लिमिट है 400% ऑफ नेटवर्थ ऑफ द इंडियन पार्टी। इंडियन पार्टी का नेटवर्थ, नेटवर्थ का मतलब पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, 400% ऑफ द नेटवर्थ, 400% ऑफ नेट, 4 टाइम्स ऑफ नेटवर्थ ऑफ इंडियन पार्टी। इस लिमिट तक अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वो ऑटोमेटिक रूट में कवर होगा। नो प्रायर अप्रूवल इज रिक्वायर। और अप्रूवल अगर इससे अधिक का, लिमिट से अधिक का इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो अप्रूवल ऑफ आरबी इज रिक्वायर बिफोर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट। और प्रोहिबिटेड एक्टिविटी मतलब अगर फॉरेन एंटिटी अगर रियल इस्टेट में बिजनेस कर रही है या बैंकिंग बिजनेस में, तो उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो रियल इस्टेट और बैंकिंग बिजनेस अगर है तो उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये डायरेक्ट
इन्वेस्टमेंट का रूट हो गया, इसका फ्लो चार्ट जरूर बना लीजिएगा। ऑटोमेटिक रूट, अप्रूवल रूट और प्रोहिबिटेड एक्टिविटी। ऑटोमेटिक रूट में कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है, नो आरबी अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट। आप एक सिंपल सा एक ओडीआई फॉर्म फाइल करोगे अथोराइज कैटेगरी 1 बैंक के पास, वो आपको पैसा दे देगा, आप उस पैसे को फॉरेन में यूज कर सकते हैं। 400% ऑफ नेटवर्थ ऑफ द, आप लिमिट आप पर लगाई गई ऑटोमेटिक रूट में अप टू 400% ऑफ नेटवर्थ का मतलब पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, और उससे अधिक करना है तो अप्रूवल लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर 1 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक है फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक फाइनेंशियल ईयर में, 1 बिलियन, मिलियन नहीं है, 1 बिलियन यूएस डॉलर से अगर अधिक है, तो प्रायर अप्रूवल लगेगी आरबीआई की, इवन इफ टोटल फॉरेन कंट्रीब्यूशन इज विद इन द एलिजिबल लिमिट अंडर ऑटोमेटिक रूट। और ऑटोमेटिक रूट के अंदर एलिजिबल लिमिट कितनी है, 400% ऑफ द नेटवर्थ एज पर लास्ट ऑडिटेड फाइनेंस बैलेंस। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि अगर भले ही वो 400% की लिमिट के अंदर है, %400 की लिमिट के अंदर है नेटवर्थ की, लेकिन अगर वो 1 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक हो रहा है ना, तो आरबीआई की अप्रूवल लगेगी, कंपलसरी है। ठीक, बट अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आउट ऑफ बैलेंस हेल्ड इन द, अगर हमारा फंड रखा हुआ था एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट और आउट ऑफ द फंड रेस थ्रू एडीआर और जीडीआर, तो लॉजिक लगाइए कि इंडिया का डॉलर रिजर्व तो कम नहीं हो रहा है, एक्सचेंज अर्नर मतलब भैया हमने फॉरेन से एक्सपोर्ट करके करेंसी कमाई है उसका यूज कर रहे हैं, या फिर हमने फॉरेन में डॉलर एडीआर जीडीआर इशू किए वहां वहीं पर इशू किए फॉरेन में, वहीं उस पैसे का यूज कर रहे हैं हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इस केस में वो पैसा जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं एडीआर जीडीआर से फंड रेज करके या ईईएफसी अकाउंट से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको उस पर लिमिट अप्लीकेबल नहीं होगी, विल नॉट बी अप्लीकेबल वेयर, मतलब उतना एक्स्ट्रा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे 400 तक तो आपको परमिट किया गया, प्लस अगर आप यहां से पैसा यूज कर रहे हैं तो इतना एक्स्ट्रा भी आप यूज कर सकते हैं ओडीआई करने के लिए इस अकाउंट से, ईएफसी अकाउंट प्लस एडीआर जीडीआर इशू करने से जो प्रोसीड मिला है, फॉरेन में आपने एडीआर जीडीआर इशू किया उससे जो पैसा मिला है उसका यूज आप कर सकते हैं फॉर मेकिंग द ओडीआई करने के लिए, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप कर सकते हैं। उसमें फिर जो 400% की जो लिमिट आएगी ना, अपन ऑटोमेटिक रूट में कितना कर सकते हैं, 400% ऑफ द नेटवर्थ जितना आएगा वो उसको, अगर हम इस पैसे को यूज कर रहे हैं तो उसको एक्सक्लूड कर देंगे, वो लिमिट में इंक्लूड नहीं होगा, मतलब वो एक्स्ट्रा है, आप कितना भी कर सकते हो। बट अगर 1 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक करना है तो हमेशा आरबीआई की अप्रूवल लेना है, वो तो एक अलग ही लॉ है, लेकिन 400 की जो ऑटोमेटिक रूट है वो अप्लाई नहीं होगी अगर हम इस पैसे का यूज कर रहे हैं। तो इसको एक एग्जांपल से और क्लियर करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूं। इससे पहले एक कंसेप्ट और अपने को करना होगा, उसके बाद ये एग्जांपल अपने को क्लियर होगा। तो अभी तक अपना ये कंसेप्ट बना कि एक इंडियन पार्टी फॉरेन सब्सिडरी 100% या फिर जॉइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट कर सकती है ऑटोमेटिक रूट में अप टू 400% ऑफ नेटवर्थ, बट 1 बिलियन से अधिक हो रहा है एक फाइनेंशियल ईयर में तो आरबीआई से अप्रूवल लेनी पड़ेगी फर्दर, भले ही वो 400 की लिमिट के अंदर हो, फर्दर 400 की लिमिट में कंसीडर नहीं करेंगे। अगर हम ईएफसी अकाउंट का यूज कर रहे हैं ओडीआई करने के लिए, या फिर हम एडीआर जीडीआर से जो प्रोसीड मिला है उसका यूज कर रहे हैं, तो उसको 400 की लिमिट में कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आइयो यहां वर्ड यूज हुआ है फाइनेंशियल कमिटमेंट,
इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल कमिटमेंट, मतलब आप 100% सब्सिडरी में, जो 100% सब्सिडरी में इंडियन पार्टी क्या क्या वे में पैसा लगा सकती, किस किस मैनर में, तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल कमिटमेंट। टोटल फाइनेंशियल कमिटमेंट ऑफ इंडियन पार्टी इन ऑल जॉइंट वेंचर सेल कंप्राइज, मतलब टोटल जो पैसा लगाओगे इस फॉर्म में हो सकता है टोटल 100% ऑफ अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर, मतलब जितना पैसा लगाओगे उसका 100% इक्विटी शेयर में जितना इन्वेस्ट करोगे, या कंपलसरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, 100% ऑफ अमाउंट ऑफ अदर प्रेफरेंस शेयर, 100% अगर आपने लोन दिया है 100% सब्सिडी को वो भी इंक्लूड होगा लिमिट में, कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो ओडीआई में। वो लिमिट निकालने के लिए अपने को क्या क्या करना है, इक्विटी शेयर 100%, प्रेफरेंस शेयर 100%, लोन जितना दोगे उसका 100%, गारंटी जितना दोगे उसका 100%, जो गारंटी आप थर्ड पर्सन को दोगे, लाइक फॉरेन की सब्सिडरी कोई लोन ले रही है फॉरेन बैंक से, फॉरेन सब्सिडरी, इंडियन पार्टी उसको गारंटी दे रही है, यानी कि हम गारंटी दे रहे हैं, तो उसको भी इंक्लूड करेंगे, वो भी फाइनेंशियल कमिटमेंट में इंक्लूड होगा। और 50% ऑफ ये सभी का 100% लेना है, और परफॉर्मेंस जो गारंटी होगी ना उसका 50% लेना है। परफॉर्मेंस गारंटी का मतलब समझ रहे हैं? परफॉर्मेंस गारंटी का मतलब है कि अगर फॉरेन सब्सिडरी मान लो यूएस में, फॉरेन सब्सिडरी और यूएस में वो कोई गुड्स सेल कर रही है, कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर रही है गुड्स सेल करने का, कौन या कंस्ट्रक्शन करने का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, और जो थर्ड पार्टी है ना वो परफॉर्मेंस गारंटी मांग रही है हमसे, इंडियन पार्टी से, कि भैया आप परफॉर्मेंस गारंटी दो, अगर मान लो इसने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया तो आपको कंपेंसेशन देना पड़ेगा। तो परफॉर्मेंस गारंटी इंडियन पार्टी ने दी है इन फेवर ऑफ 100% सब्सिडरी, तो उसको 100% नहीं लेंगे, उसका कितना लेंगे, 50%। ये टोटल जो आएगा ना इसको अपन बोलेंगे कि इतना टोटल मिलाकर 400% से अगर अधिक हो गया, अगर इतना जो टोटल है ना, ये इक्विटी प्रेफरेंस इतना हमारा जो पैसा लग रहा है, ये अगर 400% ऑफ नेटवर्थ, हमारी नेटवर्थ से 400% अधिक हो गया ना, तो हमको आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर भले ही वो 400 से कम है, 400% से 4 टाइम्स से नेटवर्थ से, लेकिन $1 बिलियन से अधिक हो गया एक फाइनेंशियल ईयर में, देन आल्सो आरबीआई की प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी फॉर मेकिंग दिस ओडीआई। तो ओडीआई किस फॉर्म में हो सकता है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, लोन, गारंटी। और गारंटी दो टाइप की, एक फाइनेंशियल गारंटी और एक परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल गारंटी के लिए 100% और परफॉर्मेंस गारंटी के लिए 50% कंसीडर करेंगे। तो एक एग्जांपल देखते हैं, इससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। देखिए, एन इंडियन कंपनी ABC लिमिटेड हैविंग द नेटवर्थ ऑफ 8 lakhs फॉर्म ए वोली ऑन सब्सिडरी इन दुबई बाय सब्सक्रिप्शन ऑफ 100% इक्विटी शेयर वैल्यू ऑफ AED, करेंसी का नाम है वहां की, 1 lakhs। लेटर ऑन ABC लिमिटेड रेमिटेड द फॉलोइंग सम ऑफ वेरियस डेटेड, प्रेफरेंस शेयर में 50,000, एक्सटेंडेड लोन 2,000, एक्सटेंडेड कॉर्पोरेट गारंटी 1,000 एंड परफॉर्मेंस गारंटी 1,000। व्हाट वुड बी द फाइनेंशियल कमिटमेंट, मतलब कितना कमिटमेंट हमने किया है कंपनी में, सामने वाली यूएस की। तो देखिए 100% इक्विटी शेयर का, 100% प्रेफरेंस शेयर का, 100% लोन का, 100% गारंटी का और 50% ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी, टोटल कितना हो गया, 1,53,500। अब हमारी कंपनी का नेटवर्क कितना था वो ध्यान रखना, 8 लाख। 8 लाख का 400% होता है, दैट मीन्स 32 लैक्स, यानी कि 32 लैक्स रुपीज़ तक का अगर इन्वेस्टमेंट है, और ये अपना डॉलर में है कमिटमेंट, तो अपने को इसको डॉलर मतलब AED करेंसी में, दुबई करेंसी में इसको अपने को कन्वर्ट करवा लेना है इंडियन करेंसी में। कन्वर्जन रेट अपन ले लेते हैं 20 रुपीज़, तो 1,5300
1,50,300 1,50,300 मल्टीप्लाई 20, ये वैसे 1,50,305 1,53,500 होना चाहिए, है ना। तो नेटवर्थ हमारा 8 लैक्स है इंडियन पार्टी का, उसका 400% 32 लैक्स। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट अपन सपोज मान लेते हैं 153,000, 1,53,000, 20 रुपीज़ डॉलर रेट है उसका AED का, करेंसी का इंडियन रुपीज़ में, तो टोटल हो गया 30,60,000। प्रपोज इन्वेस्टमेंट हम 10,000 प्रेफरेंस शेयर में और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो 2 लैक्स हो गया 32,60,000। इसका मतलब यहाँ पर आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, क्योंकि 32 लैक्स से अधिक हो रहा है। इसका मतलब आपको RBI से क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल रूट। ABC लिमिटेड सेल फॉलो द अप्रूवल रूट। लेकिन अगर हम ये जो 10,000 AED अमेरिकन दुबई की जो करेंसी है उसमें जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर में 10,000, दैट मीन्स 20 रुपये रेट है, मान लीजिए 2 लाख रुपए। अगर हम ये प्रोसीड कहाँ से यूज कर रहे हैं, EEFC अकाउंट से, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी, या फिर हम ADR JDR से जो प्रोसीड आया था उससे यूज कर रहे हैं, इसका उससे उस फंड का यूज कर रहे हैं, तो इस केस में नो अप्रूवल इज रिक्वायर। इस केस में आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो मतलब सपोज यहाँ पर देखिए 32,60,000 आ गया, हमारी नेटवर्थ कितनी है, 32 लैक्स है, 400%, यानी नॉर्मली अप्रूवल लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ये जो 2 लाख रुपए हैं, ये अगर हम ये पैसा कहाँ से इन्वेस्ट कर रहे हैं, EEFC अकाउंट में जो फंड था उससे, या फिर अगर हमने ADR या JDR इशू करके जो फंड आया था उसका यूज कर रहे हैं, तो इस केस में आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। तो फिर से एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं जो अभी तक का अपन ने कंसेप्ट किया है, कि अगर एक इंडियन पार्टी ओवरसीज एंटिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो उसे अपन बोलते हैं ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके 2 रूट है, ऑटोमेटिक रूट और अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक रूट में कोई अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, एक सिंपल सा एप्लीकेशन देना पड़ेगा फॉर्म नंबर ODI में टू द AD कैटेगरी 1 बैंक को। और अप्रूवल रूट में आपको RBI की अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट रहेगी। लिमिट दी गई है ऑटोमेटिक रूट में, आप मैक्सिमम कितना ODI कर सकते हैं, तो 400% ऑफ द नेटवर्थ ऑफ द इंडियन पार्टी। नेटवर्थ में इंक्लूड होगा पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 बिलियन US डॉलर। अगर 1 बिलियन से अधिक हो रहा है, भले ही वो 400% की लिमिट के अंदर है, लेकिन अगर 1 बिलियन US डॉलर से अधिक का इन्वेस्टमेंट है ना, तो इस केस में कंपलसरी आपको RBI से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और प्रोहिबिटेड एक्टिविटी दी गई कि ये सब एक्टिविटी में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते रियल इस्टेट और बैंकिंग बिजनेस में। बट इंडियन बैंक जो है वो फॉरेन में ब्रांच या फॉरेन में सब्सिडरी स्टेब्लिश कर सकती है आफ्टर कंप्लायंस ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लायंस करने के बाद। बट जर्नल नॉर्मली इंडियन कंपनी ऐसे एंटिटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकती, फॉरेन एंटिटी में जो रियल इस्टेट बिजनेस में इंगेज है या फिर बैंकिंग बिजनेस में इंगेज है उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकती।
इन्वेस्ट कैसे करेंगे? मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन इन कैपिटल ऑफ फॉरेन एंटिटी, फॉरेन एंटिटी के कैपिटल में इन्वेस्ट करना, या सब्सक्रिप्शन टू द एमओए, मतलब नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है उसके हम सब्सक्राइबर के रूप में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर थ्रू द मार्केट परचेज, प्राइवेट प्लेसमेंट या स्टॉक एक्सचेंज, मतलब मार्केट से खरीद रहे हैं, वहां के एग्जिस्टिंग मेंबर से हम शेयर खरीद रहे हैं प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, एग्जिस्टिंग मार्केट थ्रू परचेज, प्राइवेट प्लेसमेंट, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। एलिजिबल इन्वेस्टर कौन होगा? इंडियन पार्टी की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, जिसमें कंपनीज कवर है, एलएलपी कवर है, और इंडिविजुअल भी इन्वेस्ट कर सकता है। फॉरेन में एक इंडिविजुअल पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया भी इन्वेस्ट कर सकता है। एन इंडिविजुअल कैन मेक ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। फेमा में अपन पढ़े हैं लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, दैट मीन्स अप टू $250,000 तक वो इन्वेस्ट कर सकता है फॉरेन की एंटिटी में। अगर इससे अधिक करना है तो आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर आरएफसी अकाउंट से अगर पेमेंट कर रहा है तो नो आरबीआई अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। द रेसिडेंट फॉरेन करेंसीज के अकाउंट से पेमेंट कर रहा है तो इस केस में अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं रहेगी। फर्दर कल मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि अगर हम ईईएफसी अकाउंट से, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट से, या फिर एडीआर या जीडीआर इशू करके जो हमको प्रोसीड मिल रही है, एडीआर जीडीआर हम फॉरेन में इशू किए हैं और वहां से हमको जो प्रोसीड मिली है उसी का यूज अपन कर रहे हैं ओडीआई करने के लिए, तो इस केस में उस प्रोसीड को अपन फ्रीली कर सकते हैं, वो लिमिट में कंसीडर नहीं होगा। 400% की जो लिमिट है ना उसमें उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो सपोज मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था, सपोज हमारा नेटवर्थ है 8 करोड़ रुपीस, इसका 400 करोड़ होगा, दैट मीन्स 32 करोड़, 400%, 32 करोड़ हमारी इन्वेस्टमेंट है। हमने ऑलरेडी ओडीआई कर दिया है सपोज 31 करोड़ का, अब हम 2 करोड़ का ओडीआई और करना चाहते हैं और इसके लिए हम एडीआर और जीडीआर इशू किए हैं। एडीआर और जीडीआर उससे पैसा आया है ये 2 करोड़, और इस पैसे का यूज कर रहे हैं अपन, या एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट से फंड में से पैसा यूज कर रहे हैं, तो इस केस में भले ही देखिए ये 33 करोड़ हो जा रहा है जो कि लिमिट से अधिक हो जा रहा है, लेकिन इस केस में नो आरबीआई अप्रूवल इज रिक्वायर, क्योंकि इस अमाउंट को जो अपन ने यूज किया एडीआर और जीडीआर या फिर एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी के फंड को जो यूज किया गया है उसको लिमिट में कंसीडर नहीं किया जाएगा 400% की लिमिट में उस इन्वेस्टमेंट को। और जो थर्ड है ना वो अपने सिलेबस में कवर नहीं है, फाइनल के सिलेबस में तो केवल 2 ही पर्सन के बारे में अपने सिलेबस में कवर किया गया है, इंडियन पार्टी के द्वारा और इंडिविजुअल के द्वारा इन्वेस्टमेंट। तो अब आते हैं अपन सीट से एक बार कंप्लीट करते हैं इस टॉपिक को। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया, मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया गया है, मीन्स इन्वेस्टमेंट ईदर अंडर द ऑटोमेटिक रूट और अप्रूवल रूट बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल और सब्सक्रिप्शन टू द एमओए ऑफ द एंटिटी। कंट्रीब्यूशन टू कैपिटल, फॉरेन की कैपिटल लाइक फॉरेन में एलएलपी है उसकी कैपिटल में इन्वेस्ट करना, या फिर सब्सक्राइब करना एमओए को, एमओए का सब्सक्राइबर बनना, या परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर ऑफ फॉरेन एंटिटी बाय मार्केट परचेज, या फिर बाय प्राइवेट प्लेसमेंट या थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, सिग्निफाई लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इन द फॉरेन एंटिटी, जिस और अपन इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए कर रहे हैं। एक्सेप्शन डज नॉट इंक्लूड द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब छोटे छोटे 10 शेयर हम इस कंपनी के खरीदे, पोर्टफोलियो बना रहे हैं, 15 डिवेंचर खरीदे, 100 शेयर दूसरी कंपनी के फॉरेन के खरीदे हैं। तो अगर हम अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, छोटे छोटे शेयर अपन डिफरेंट कंपनियों के खरीद रहे हैं,
तो उसे उसे कवर नहीं किया जाएगा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउट, मतलब उसमें ओडीआई के नॉर्म्स अप्लीकेबल नहीं होंगे। तो अगर एक पर्सन अपना, अगर एक इंडियन कंपनी अगर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर रही है तो ओडीआई के नॉर्म्स अप्लीकेबल नहीं होंगे। A resident individual may make overseas direct investment in the equity share and compulsory convertible share of joint venture or wholly owned subsidiary outside India. The limit of overseas investment by resident individual is prescribed by the RBI, prescribe करेगी। And portfolio investment are investment in the form of group portfolio of the asset including transaction in equity securities such as common stock, debt security, बैंक नोट्स, बॉन्ड एंड डिवेंचर। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की मीनिंग दी गई है कि ग्रुप ऑफ पोर्टफोलियो बनाना, फॉर्म ऑफ पोर्टफोलियो मतलब डिफरेंट सिक्योरिटी एक्वायर करना, बॉन्ड, डिवेंचर, इक्विटी, बैंक नोट, ये सभी। फाइनेंशियल कमिटमेंट, फाइनेंशियल कमिटमेंट मीन्स अमाउंट ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। फाइनेंशियल कमिटमेंट मतलब ये सभी अमाउंट को कंसीडर किया जाएगा इन्वेस्टमेंट में कि ये इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। इक्विटी, लोन, 100% ऑफ अमाउंट ऑफ गारंटी एट 50% कंसीडर करेंगे परफॉर्मेंस गारंटी। परफॉर्मेंस मतलब मैंने कल एग्जांपल आपको बताया था कि अगर एक हमारी 100% सब्सिडरी है इंडियन पार्टी की फॉरेन में, और उसने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस किया है और उसके बारे में हम परफॉर्मेंस गारंटी दे रहे हैं इंडियन कंपनी, तो उसको 50% कंसीडर किया जाएगा। इशूड बाय इंडियन पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ ओवरसीज जॉइंट वेंचर कंपनी और वोली ऑन सब्सिडरी। तो याद रखिएगा फाइनेंशियल कमिटमेंट मतलब ये सभी अमाउंट को कंसीडर किया जाएगा। ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब ये हमारी इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी इंडियन पार्टी की। अगर हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं फॉरेन की, या डेट्स में, लोन में इन्वेस्ट करते हैं, लोन देते हैं फॉरेन एब्रोड 100% सब्सिडरी को या जॉइंट वेंचर कंपनी को, या उसके फेवर में गारंटी देते हैं या परफॉर्मेंस गारंटी, परफॉर्मेंस गारंटी को 50% कंसीडर किया जाएगा। जॉइंट वेंचर की मीनिंग दी गई है, अपन सभी जानते हैं, मीन्स ए फॉरेन एंटिटी फॉर्म रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड रेगुलेशन ऑफ होस्ट कंट्री इन विच द इंडियन पार्टी मेक ए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एंड 100% सब्सिडरी का मतलब जिसमें इंटायर कैपिटल हेल्ड बाय द इंडियन पार्टी, जिसके 100% कैपिटल इंडियन पार्टी के पास है। और इंडियन पार्टी की मीनिंग कल अपन ने कर ली थी, और ऑटोमेटिक रूट के थ्रू कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है वो अपन ने कर लिया था। एलिजिबल लिमिट अंडर ऑटोमेटिक रूट 400% ऑफ नेटवर्क, दैट मीन्स पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ इंडियन पार्टीज। लेकिन अगर $1 बिलियन या उससे अधिक का इन्वेस्टमेंट है तो प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई इज रिक्वायर even if the total foreign commitment of the Indian party is within the eligible limit under the automatic route। भले ही वो 400 की लिमिट के अंदर है, फिर भी आरबीआई की अप्रूवल लगेगी अगर 1 बिलियन या उससे अधिक का अगर फॉरेन कमिटमेंट हो रहा है तो। फाइनेंशियल कमिटमेंट, फाइनेंशियल कमिटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होगा वैसे अपन पढ़ चुके हैं। 100% इक्विटी, 100% प्रेफरेंस शेयर, 100% लोन, 100% गारंटी, 100% ऑफ बैंक गारंटी इशूड बाय द रेसिडेंट बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द जॉइंट वेंचर और वोली ऑन सब्सिडी। मतलब इंडियन बैंक ने हमारे बिहाफ में फॉरेन सब्सिडरी के लिए गारंटी दी है तो उसको भी 100% और 50% परफॉर्मेंस गारंटी। प्रोवाइडेड दैट बैंक गारंटी इज बैक बाय द काउंटर गारंटी और कोलेट्रल बाय द इंडियन पार्टी। मतलब बैंक ने हमारे 100% सब्सिडरी के बिहाफ में फॉरेन में गारंटी दी है और इंडियन पार्टी ने काउंटर गारंटी दी है बैंक को कि अगर कोई ऑब्लिगेशन आएगा तो बैंक तो थर्ड पार्टी को देगी और बैंक को राइट रहेगा कि बैंक इंडियन जो पार्टी है उससे रिकवर कर लेगी। काउंटर गारंटी। प्रोवाइडेड दैट इफ द आउटफ्लो ऑन अकाउंट ऑफ इन्वोकेशन ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी इन्वोक हो जाती है, लाइक हमारी सब्सिडरी ने कोई डिफॉल्ट किया कॉन्ट्रैक्ट में जिसकी वजह से थर्ड पार्टी ने इन्वोक कर दिया परफॉर्मेंस गारंटी को, रिजल्ट इन द
ब्रीच ऑफ द लिमिट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, क्योंकि देखिए जिस समय परफॉर्मेंस गारंटी दी गई थी उस समय हमने 50% कंसीडर किया था, लेकिन अब इन्वोक हो गई है जिसकी वजह से लाइबिलिटी आ रही है, आउटफ्लो हो रहा है। आउटफ्लो तो पूरा होगा जितने अमाउंट की गारंटी थी, सपोज गारंटी अमाउंट थी सपोज 50 करोड़, तो जब अपन ने गारंटी दी थी तो उस समय तो 50% इसको कैलकुलेशन में लिया था, लेकिन जब इन्वोक होगी, सामने वाला थर्ड पर्सन अगर इन्वोक करेगा परफॉर्मेंस गारंटी, तो हमारा ऑब्लिगेशन 50 करोड़ का आएगा। तो हमारा हमारा मतलब हमारा फाइनेंशियल कमिटमेंट कितने का हो जाएगा, 50 करोड़ का। तो आउटफ्लो अगर हो रहा है ऑन अकाउंट ऑफ इन्वोकेशन, मतलब 50 करोड़ का आउटफ्लो हो रहा है, रिजल्ट इन ब्रीच ऑफ द लिमिट, जिसकी वजह से लिमिट ब्रीच हो रही है, मतलब 400% से ज़्यादा हो जा रहा है। क्योंकि जिस समय हमने किया था उस समय हमने 50% कंसीडर किया था लिमिट में, लेकिन अगर ब्रीच हो रहा है, परफॉर्मेंस इन्वोकेशन हो रहा है ड्यू टू ब्रीच ऑफ द हमारे सामने वाली 100% सब्सिडी ने कोई ब्रीच किया है कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस गारंटी इन्वोक हो रही है, और इस वजह से इंडियन पार्टी को आउटफ्लो हो रहा है, क्योंकि गारंटी किसने दी है, इंडियन पार्टी ने, तो आउटफ्लो इंडियन पार्टी से हो रहा है, तो इसकी वजह से लिमिट एक्सीड हो जा रही है। फाइनेंशियल कमिटमेंट की जो लिमिट है ना, वो 400% ऑफ नेटवर्थ से अधिक हो जा रही है। तो प्रायर परमिशन ऑफ आरबीआई इज ऑब्टेन बिफोर एग्जीक्यूटिंग रेमिटेंस बियॉन्ड द लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर द फाइनेंशियल कमिटमेंट। तो आरबीआई से प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी बिफोर एग्जीक्यूटिंग रेमिटेंस बियॉन्ड द लिमिट प्रिस्क्राइब, मतलब 400% से अधिक अगर हो जा रहा है तो फिर इस केस में आपको आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। रिक्वायरमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल कमिटमेंट, द इंडियन पार्टी कैन इन्वेस्ट अप टू द प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ इट्स नेटवर्थ एज पर लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट इन द joint venture or wholly owned subsidiary for any bona fide activity permitted as per the law of host country, मतलब फॉरेन कंट्री, मतलब फॉरेन में हमने 100% सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट की है बोनाफाइड एक्ट करने के लिए, लाइक कोई मैन्युफैक्चरिंग, टेक्निकल डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इन सभी पर्पज के लिए हमने एक सब्सिडरी फॉर्म की है फॉरेन में, तो हम अपना इंडिया में इंडियन पार्टी वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकती है अगर वो एक्टिविटी बोनाफाइड है एज पर लॉ ऑफ दैट कंट्री। But prescribed limit, the net worth will not be applicable where the investment is made out of balance held in the exchange earner foreign currency account of the Indian party or out of the fund raised through the ADR GDR, क्योंकि भाई वो इंडिया से कोई डॉलर का आउटफ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने एडीआर जीडीआर फॉरेन में इशू हुए हैं, वहाँ से वहीं से हमको फॉरेन करेंसी मिल रही है और वहीं पर हम इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, या फिर एक्सचेंज अर्नर, क्योंकि एक्सपोर्ट से पैसा मिला है हमको, हमने अर्निंग किया है एक्सपोर्ट से और उस पैसे का हम यूज कर रहे हैं, उस डॉलर का हम यूज कर रहे हैं, तो इस केस में वो लिमिट में कंसीडर नहीं होगा मतलब उतना एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट अपन कर सकते हैं, 400 से अधिक भी होगा ना तो कर सकते हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट कहाँ से कर रहे हैं, इन दो अकाउंट से, ईएफसी अकाउंट से या फिर एडीआर जीडीआर इशू करने से अगर अपन कर रहे हैं तो इस केस में कर सकते हैं। इन दो फंड से अगर पैसा आया है तो उसका यूज अगर ओडीआई के लिए किया जा रहा है तो अपन कर सकते हैं, भले ही वो 400 की लिमिट से ज्यादा हो रहा है, 400% ऑफ द नेटवर्थ। द इंडियन पार्टी इज नॉट ऑन द आरबीआई एक्सपोर्टर कॉशन लिस्ट, मतलब आरबीआई की कॉशन लिस्ट में कवर नहीं होना चाहिए, मतलब डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। लिस्ट ऑफ डिफॉल्टर टू बैंकिंग सिस्टम पब्लिश, बैंकिंग में कोई डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, और सर्कुलेटेड बाय द क्रेडिट इन सिबिल के द्वारा सर्कुलेट कर दिया कि इसने डिफॉल्ट किया है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, एनबीएफसी में डिफॉल्ट किया है रीपेमेंट में, वो उसमें लिस्ट में मेरा नाम इंक्लूड नहीं होना चाहिए इंडियन पार्टी का। और एनी अदर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी एज अप्रूव बाय द आरबीआई और अंडर इन्वेस्टिगेशन बाय द डीओई और एनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और एनी रेगुलेटरी अथॉरिटी।
और कर लीजिएगा इसको। तो मतलब आपका करेक्टर क्लीन होना चाहिए इंडियन पार्टी का, वो बैंकिंग सिस्टम में डिफ़ॉल्टर की लिस्ट में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, सिबिल के द्वारा क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा भी डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर नहीं होना चाहिए, या एनी अदर क्रेडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम अप्रूव बाय द आरबीआई, या उसके अगेंस्ट में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही है बाय द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट और एनी अदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी लाइक सीफो हो गया, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, या एनी रेगुलेटरी अथॉरिटी। The Indian party routed all the transaction relating to investment in joint venture or wholly owned subsidiary through only one branches of an authorized dealer to be designated by the, मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे ना, रेमिटेंस होगी, वो केवल एक ही ब्रांचेस के थ्रू होगी, जो वन ब्रांचेस ऑफ एथोराइज डीलर टू बी डेजिनेटेड बाय द इंडियन पार्टी। इंडियन पार्टी चूज करेगा कि कौन सा हमारा एथोराइज डीलर रहेगा, कैटेगरी 1 बैंक, उसके थ्रू ही इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। प्रोसेस केवल नॉलेज के लिए है। इंडियन पार्टी शुड अप्रोच एन अथोराइज डीलर विथ एन एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर ओडीआई। मैंने बताया था ओडीआई करना है तो आपको एक एप्लीकेशन, सिंपल एप्लीकेशन ओडीआई फॉर्म में डिपॉजिट करना पड़ेगा एडी कैटेगरी 1 बैंक के पास, एंड द प्रिस्क्राइब इंक्लोजर डॉक्यूमेंट, और उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट इंक्लोज करने पड़ेंगे फॉर इफेक्टिंग द रेमिटेंस टुवर्ड द सच, रेमिटेंस करने के लिए, इंडिया से पैसा ट्रांसफर करने के लिए, फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट, या फिर इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल कमिटमेंट। मतलब समझ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का मतलब वही इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, लोन, गारंटी, परफॉर्मेंस गारंटी, ये पांचों चीजें। इन जॉइंट वेंचर और होली ओन्ड सब्सिडरीज अब्रोड बाय द इंडियन पार्टी थ्रू द मीडियम ऑफ एसपीवी are also permitted under the automatic route if Indian party is not appearing in the RBI caution list or is under investigation by DOE or included in the list of defaulter of banking system circulated by RBI or any other credit information company as approved by the RBI। तो आप ना एसपीवी के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसपीवी मतलब एक ट्रस्ट हो गई भाई, स्पेशल पर्पज व्हीकल कंपनी। आप एक ट्रस्ट बनाकर भी फॉरेन की 100% सब्सिडरी या फिर जॉइंट वेंचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली कर लीजिए या एसपीवी के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कंडीशन वही है कि इंडियन पार्टी जो है वो कॉशन लिस्ट में कवर नहीं होनी चाहिए, आरबीआई की कॉशन लिस्ट में, या फिर इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए, या फिर लिस्ट ऑफ डिफॉल्टर लिस्ट में कवर नहीं होना चाहिए उस इंडियन पार्टी का नाम। अब अप्रूवल रूट आ गया। अगर आपका लिमिट से अधिक इन्वेस्टमेंट है, प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई वुड बी रिक्वायर इन ऑल अदर केस ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन फाइनेंशियल कमिटमेंट अब्रोड। आरबीआई वुड इंटर एलिया टेक इनटू अकाउंट ऑफ फॉलोइंग फैक्टर वाइल कंसीडरिंग द सच एप्लीकेशन। क्योंकि यहाँ पर स्पेशल केस है आपका, क्योंकि आप लिमिट से अधिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपका स्पेशल केस है, तो आपके स्पेशल केस को आरबीआई कंसीडर करेगी, फॉलोइंग फैक्टर कंसीडर करने के बाद अप्रूव करेगी। ये 5 फैक्टर है। प्राइमा फेसी वायबिलिटी ऑफ जॉइंट वेंचर और वोली ऑन सब्सिडरी आउटसाइड इंडिया। प्राइमा फेसी वायबिलिटी मतलब क्या वो बेनिफिशियल रहेगा, क्या जो प्रोजेक्ट हम फॉरेन में स्टेब्लिश कर रहे हैं, सब्सिडरी के थ्रू इनकॉर्पोरेट करके हम फॉरेन में जो बिजनेस करने वाले हैं इंडियन पार्टी, क्या वो वहाँ पर वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने के चांसेस है कि नहीं, वायबल है कि नहीं। सेकेंड, कॉन्ट्रीब्यूशन, इंडिया को क्या बेनिफिट होगा, कंट्री को क्या बेनिफिट, एक्सटर्नल ट्रेड एंड अदर बेनिफिट विल एक्रू टू द इंडिया, मतलब इन्वेस्टमेंट फॉरेन करने से इंडिया को क्या बेनिफिट होगा। फाइनेंशियल पोजीशन एंड बिजनेस ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द इंडियन पार्टी एंड द फॉरेन एंटिटी,
क्योंकि भाइयों अगर जॉइंट वेंचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक पार्टी कौन है, फॉरेन पार्टी और एक इंडियन पार्टी, दोनों मिलकर एक जॉइंट वेंचर एब्रोड में अपन इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा। इंडियन पार्टी का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा और फॉरेन पार्टी का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा, फाइनेंशियल पोजीशन का भी रिकॉर्ड और बिजनेस रिकॉर्ड भी, क्या बिजनेस में वो एक्सपीरियंस है कि नहीं उस फील्ड में, और फाइनेंशियल पोजीशन दोनों पार्टी की देखी जाएगी, और एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस ऑफ इंडियन पार्टी इन द सेम और रिलेटेड लाइन ऑफ द एक्टिविटी। मतलब क्या इंडियन पार्टी जिस फॉरेन सब्सिडरी में या फिर 100% सब्सिडी या जॉइंट वेंचर में इन्वेस्ट करने वाली है, क्या उस बिजनेस में इंडियन पार्टी का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है कि नहीं, क्या सिमिलर बिजनेस वो कर चुकी है कि नहीं, उसका एक्सपीरियंस है कि नहीं। ये 4 फैक्टर कंसीडर करने के बाद ही आरबीआई अप्रूवल देगी। तो 4 कंडीशन क्या क्या इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आ सकता है आरबीआई एप्लीकेशन कंसीडर करते समय। ये सब प्राइमा फेसी फाइनेंशियल वाइबिलिटी ऑफ द 100% सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर एब्रोड। सेकेंड, कॉन्ट्रीब्यूशन टू एक्सटर्नल ट्रेड एंड अदर बेनिफिट विच विल एक्रू। एक्सटर्नल ट्रेड मतलब, क्योंकि देखिए आज जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां जो फॉरेन, लाइक नेस्ले हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, ये सभी अपनी इंडिया में छाप छोड़ चुकी है। मल्टीनेशनल कंपनियां आज अपन हर पर्सन हिंदुस्तान लीवर का प्रोडक्ट का हर घर में यूज होता है, हर घर में कंज्यूमर उसका यूज करता है। तो उसी तरह इंडियन कंपनी को भी इंटरनेशनल मार्केट में अपनी छाप छोड़नी है, इसलिए क्या कंट्रीब्यूशन होगा एक्सटर्नल ट्रेड में और अदर बेनिफिट जो इंडियन कंट्री को मिलेगा। फाइनेंशियल पोजीशन और बिजनेस ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ बोथ इंडियन पार्टी एंड फॉरेन पार्टी एंड एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द इंडियन पार्टी इन द सेम और लाइन बिजनेस एज ऑफ द जॉइंट वेंचर और होली ओन्ड सब्सिडरी आउटसाइड इंडिया। नोट्स में नीचे दिया गया है, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा आरबीआई से और एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन ओडीआई को देना पड़ेगा विद डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब थ्रू द अथॉराइज्ड डीलर। मतलब हम प्रायर अप्रूवल लेने के लिए ओडीआई, यहाँ पर भी सेम फॉर्म है, फॉर्म नंबर ओडीआई में एप्लीकेशन देंगे टुगेदर विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट के साथ। नेक्स्ट, अभी अपन ने पढ़ा कि इंडियन पार्टी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर सकती, लाइक इंडियन कंपनी हो गई, एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म या एनी बॉडी स्टेब्लिश अंडर द पार्लियामेंट के द्वारा स्टेब्लिश हुई है। अब इंडिविजुअल पर्सन भी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, उसके लिए लिमिट क्या दी गई है, रेसिडेंट इंडिविजुअल सिंगल और इन एसोसिएशन विथ अदर इंडिविजुअल और विथ एन इंडियन पार्टी के साथ मिलकर सेटिस्फाई द क्राइटेरिया मे मेक ओवरसीज डायरेक्ट इन द इक्विटी शेयर एंड कंपल्सरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ द जॉइंट वेंचर और वोली ओन्ड सब्सिडरी आउटसाइड इंडिया। तो रेसिडेंट इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट कर सकता है इक्विटी शेयर में और कंपलसरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर में ऑफ ए जॉइंट वेंचर और होली ओन्ड सब्सिडरी आउटसाइड इंडिया। बट इंडिविजुअल के लिए लिमिट कितनी है, आरबी जो प्रेस्क्राइब करेगी अंडर लिबराइज रेमिटेंस स्कीम, लिख लीजिएगा $2,50,000। बट इफ आरएफसी अकाउंट से पेमेंट हो रहा है रेसिडेंट फॉरेन करेंसी तो नो लिमिट, कितना भी कर सकते हैं। तो रेसिडेंट इंडिविजुअल लिबराइज रेमिटेंस स्कीम में जो लिमिट प्रेस्क्राइब की गई है आरबीआई के द्वारा, उस लिमिट तक वो ओवरसीज 100% सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर एब्रोड में इन्वेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, तो इंडियन पार्टी फॉलोइंग एरिया में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, ऐसी एरिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकती जो अपन फेमा में ही पढ़े थे, याद करिए, PROI, पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्वेस्ट नहीं कर सकता। रियल इस्टेट, सीड फंड, निधि कंपनी, एग्रीकल्चर, प्लांटेशन बिजनेस, सेम यहाँ पर है कि एक इंडियन पार्टी कैन नॉट मेक इन्वेस्टमेंट इन द फॉरेन एंटिटी अगर इंगेज है रियल इस्टेट में, मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ रियल इस्टेट, ट्रेडिंग करना, खरीदना बेचना, और ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, TDR। TDR क्या होता है अपन सभी जानते हैं, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट एक सर्टिफिकेट होता है। अगर गवर्नमेंट आपके लैंड को कंपलसरी एक्वायर कर लेती है तो आपको उसके बदले में कैश कंपेंसेशन की जगह डेवलपमेंट करने का राइट देती है। ट्रांसफरेबल, जो कि ट्रांसफरेबल रहता है, मार्केट में ट्रेडेबल होता है।
जिसकी ट्रेडिंग भी होती है। तो ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट में अगर ट्रेडिंग हो रहा है किसी फॉरेन एंटिटी में, तो इंडियन एंटिटी उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकती। बट रियल इस्टेट बिजनेस डज नॉट इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप। अगर फॉरेन एंटिटी टाउनशिप का डेवलपमेंट कर रही है, रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रीमाइसेस का कंस्ट्रक्शन कर रही है, रोड और ब्रिज, ये चारों चीज़ें रियल इस्टेट बिजनेस में इंक्लूड नहीं होगा। इसका मतलब फॉरेन एंटिटी ऐसी फॉरेन इंडियन एंटिटी पार्टी ऐसी फॉरेन एंटिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकती है जो कि डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप कर रही है, रोड और ब्रिज कर रही है। और ये जो फिफ्थ नंबर पॉइंट दिया है ना, ये फिफ्थ नहीं है, ये है एक्सेप्शन है। रियल इस्टेट बिजनेस और सेकंड बैंकिंग बिजनेस, मतलब इंडियन पार्टी ऐसी फॉरेन एंटिटी में ओडीआई नहीं कर सकती जो फॉरेन एंटिटी अगर बैंकिंग बिजनेस कर रही है, बैंकिंग बिजनेस कर रही है तो बैंकिंग बिजनेस में प्रोहिबिटेड है। तो उसको अलग से पॉइंट बना लीजिएगा, बैंकिंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट और सेकंड रियल इस्टेट। तो दो बिजनेस में अगर फॉरेन एंटिटी है, दो बिजनेस कर रही है, तो इंडियन पार्टी वहां पर इन्वेस्ट नहीं कर सकती उस फॉरेन एंटिटी में। बट आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं केवल कि इंडियन बैंक, जो इंडियन बैंक है लाइक एसबीआई हो गई, वो फॉरेन में अपनी ब्रांच, फॉरेन ब्रांच या फॉरेन में सब्सिडरी स्टेब्लिश कर सकती, फॉरेन सब्सिडरी, सब्जेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और आरबीआई जो नॉर्म्स होंगे वो कंप्लाई करने के बाद वो स्टेब्लिश कर सकती है। अदरवाइज नॉर्मल जो इंडियन पार्टी है ना, वो ऐसी फॉरेन एंटिटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकती जो बैंकिंग बिजनेस में इंगेज है। एंड सेकेंड है एन ओवरसीज एंटिटी हैविंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इक्विटी पार्टिसिपेशन बाय इंडियन पार्टी, मतलब इंडियन पार्टी है और फॉरेन एंटिटी, ओवरसीज एंटिटी जिसमें इंडियन पार्टी का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इक्विटी पार्टिसिपेशन है, मतलब इक्विटी होल्डिंग है। तो ये ओवरसीज एंटिटी ना फॉरेन में ऑफर नहीं कर सकती फाइनेंशियल प्रोडक्ट लिंक टू इंडियन रुपीज, लाइक रुपीज बेस्ड डेरिवेटिव, रुपीज बेस्ड डेरिवेटिव, लाइक नॉन डिलीवरी बेस्ड ट्रेड इन्वॉल्विंग फॉरेन करेंसी, रुपीज एक्सचेंज रेट। तो नॉन डिलीवरी बेस्ड डेरिवेटिव ऑफर नहीं कर सकती। इंडियन रुपीज वाले डेरिवेटिव वो फॉरेन ओवरसीज एंटिटी फॉरेन में ऑफर नहीं कर सकती है विदाउट द स्पेसिफिक अप्रूवल ऑफ आरबीआई। आरबीआई से अप्रूवल लेकर वो कर सकती है। तो याद रखिएगा कि अगर एक ऐसी ओवरसीज एंटिटी है जिसमें इंडियन पार्टी का इक्विटी पार्टिसिपेशन है, वो फॉरेन में ओवरसीज एंटिटी ऑफर नहीं कर सकती फाइनेंशियल प्रोडक्ट लिंक टू इंडियन रुपीज, लाइक रुपीज बेस्ड डेरिवेटिव, रुपीज बेस्ड डेरिवेटिव नॉन डिलीवरी बेस जो कि फॉरेन एक्सचेंज से लाइक कनेक्टेड होंगे, फॉरेन इन्वॉल्विंग फॉरेन करेंसी, नॉन डिलीवरी बेस्ड ट्रेड नॉन इन्वॉल्विंग द फॉरेन करेंसी, या रुपीज एक्सचेंज रेट ऑफर नहीं कर सकती। लाइक वो बोल रही है कि हम $1 के बदले में 50 रुपीज़ या 80 रुपीज़ का उसने ऑफर दिया है, ट्रेड हो रहा है, वो इस तरह का ऑफर नहीं दे सकती है फॉरेन में। तो रुपीज फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऑफर नहीं कर सकती, याद रखिएगा, लिंक टू द इंडियन रुपीज। जर्नल परमिशन आरबीआई ने ग्रांट किया है टू पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया को फॉर परचेज और एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी इन इंडिया, सिक्योरिटी इन फॉलोइंग मैनर, मतलब पीआरआईआई परचेज कर सकता है फॉरेन सिक्योरिटी को, जर्नल परमिशन दी गई। अगर वो आरएफसी अकाउंट से परचेज कर रहा है, कितना भी कर सकता, मैंने बताया था। ए बोनस शेयर, क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, एग्जिस्टिंग शेयर के बदले में आपको फॉरेन से बोनस शेयर मिल रहे हैं। एंड व्हेन नॉट परमानेंटली रेसिडेंट इन इंडिया आउट ऑफ देयर फॉरेन करेंसी रिसोर्सेज आउटसाइड इंडिया, मतलब अगर वो परमानेंटली रेसिडेंट नहीं है, इंडिया में कुछ स्पेसिफिक काम के लिए आया है 3-4 साल के लिए, जॉब के लिए, उसके बाद वापस वो चले जाएगा, तो वो जो उसका फॉरेन में रिसोर्सेज है, फॉरेन करेंसी रिसोर्सेज, वहाँ से वो कितने भी फॉरेन में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो 3 जर्नल परमिशन है, याद रखिएगा। तो आरबीआई से कोई परमिशन नहीं लेना पड़ेगा, जनरली परमिटेड है आरएफसी अकाउंट, बोनस शेयर अगर एक्वायर हो रहे हैं, एग्जिस्टिंग फॉरेन शेयर होल्डिंग है हमारी, फॉरेन में शेयर, उससे बोनस शेयर, और तीसरा कि अगर नॉट परमानेंटली रेसिडेंट इन इंडिया आउट ऑफ देयर फॉरेन करेंसी जो उसके सोर्सेज थे उससे अगर
वो एक्वायर कर रहा है तो कर सकता है, जनरली परमिटेड है। जनरल परमिशन इज आल्सो अवेलेबल टू सेल द सच शेयर, सो परचेज और एक्वायर। जो परचेज के लिए है तो सेल के लिए भी जनरली परमिटेड है कि आपने जो एक्वायर किए इन सभी 3 केस में आप जनरली उसको सेल कर सकते हैं, जनरली परमिटेड है। तो डेट्स ए ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ द ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। याद रखने वाली चीज़ क्या है, 2 रूट है याद रखना, ऑटोमेटिक रूट, अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक रूट में लिमिट है 400% ऑफ द नेटवर्थ ऑफ इंडियन पार्टी, बट सब्जेक्ट टू $1 बिलियन। अगर 1 बिलियन से अधिक है तो आरबीआई की कंपलसरी अप्रूवल लगेगी, स्पेशल केस माना जाएगा। अप्रूवल रूट के लिए अप्लीकेशन अपन AD1 कैटेगरी 1 को देंगे इन द फॉर्म नंबर ODI टुगेदर विद डॉक्यूमेंट अनेक्स करेंगे उस अप्लीकेशन के साथ नेसेसरी। और आरबीआई 4 फैक्टर देखेगी, वाइबिलिटी ऑफ द 100% सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर अब्रोड, उसकी वाइबिलिटी चेक करेगी। फाइनेंशियल स्टैंडिंग और बिजनेस एक्सपीरियंस देखेगी ऑफ बोथ इंडियन पार्टी एंड फॉरेन पार्टी। एंड इंडियन पार्टी का एक्सपीरियंस उस लाइन बिजनेस में, जिस लाइन ऑफ बिजनेस में 100% सब्सिडी या जेवी इंगेज हो रही है, उस लाइन में उसका इंडियन पार्टी का एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस है कि नहीं, उस लाइन में एक्सपीरियंस है कि नहीं बिजनेस, ये सभी फैक्टर कंसीडर किए जाएंगे। और PRII पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया इन्वेस्ट कर सकता है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में $250,000, उससे अधिक आरबीआई अप्रूवल, बट RFC अकाउंट से कर रहा है तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कितना भी कर सकता है। और प्रोहिबिशन याद रखिएगा कि एक फॉरेन पार्टी, इंडियन पार्टी फॉरेन एंटिटी में जो रियल इस्टेट बिजनेस में इंगेज है या बैंकिंग बिजनेस में इंगेज है उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। आरबीआई से प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। बट रियल इस्टेट बिजनेस में 4 बिजनेस इंक्लूड नहीं होंगे, डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल रोड एंड ब्रिज। और एक ओवरसीज जो एंटिटी है जिसमें इंडियन पार्टी का इक्विटी पार्टिसिपेशन है, वो भी रुपीज़ बेस्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट फॉरेन में ऑफर नहीं कर सकता है, रुपीज़ बेस्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट, ठीक। और जनरली परमिटेड है RFC अकाउंट, सेकेंड बोनस शेयर, और थर्ड इज अगर PRII है बट नॉट परमानेंटली रेसिडेंट इन इंडिया, वो अपने फॉरेन सोर्सेस, जो फॉरेन करेंसी में सोर्सेस है आउटसाइड इंडिया, वहाँ से वो एक्वायर कर सकता है, कोई लिमिट नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। दैट्स ए ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट।